So welcome back to my YouTube channel. So this is the time to go through the civics chapter, that is federalism. So in this video we are discussing about the chapter number 2 of civics, that is federalism. This is very important chapter throughout the point of view of बोथ एग्ज़ाम्स, क्योंकि इस चैप्टर्स में से आपका जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन हो सकता है, फीचर्स हो सकता है, आपको इस थ्रू आउट द चैप्टर में समझ में आएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल इससे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इस चैप्टर की फील आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नोटेड डाउन कर सकते हैं. जो वेबसाइट्स होती हैं गूगल पे अवेलेबल, आप उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि हाउ मैनी क्वेश्चंस एंड हाउ मैनी मार्क्स आर दे आर कंट्रीब्यूटेड इन दिस चैप्टर. सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर द फेडरलिज्म. सो बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, firstly understand the name of chapter, meaning of chapter, that फेडरलिज्म क्या होता है. इसका एक डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सेंट्रल एंड इंडिविजुअल स्टेट्स और प्रोविजंस. इसका एक ऐसा भी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड अमंग द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. The federal has में 2 levels of government, community level and state level, provisional level. इसको आपको थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा. This type of government where power is shared, power sharing चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया था कि जो पावर शेयर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल स्टेट्स के बेसिस पे. प्रोविजंस में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे और इंडिविजुअल स्टेट्स के बीच में जो पावर का डिवाइडेशन होता है उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं. फेडरलिज्म जो होती है वो दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में वर्क करती है, कंट्री लेवल और स्टेट लेवल. यहाँ पर भी वही बात बोली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही होता है, और यहाँ पर बात हो रही है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट level, state government and central government and for the entire country, and the state government for the provisional level. Okay, so this is a differentiate between that definitely come in your examination, that have the 90% chances that can become. So this is coming together federation. There are the 2 types of federation, that's coming together and holding together federation. सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आकर एक बिगर यूनिट बना लेते हैं. तो इसमें समझाती हूँ मैं. अंडर दिस द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट्स. ठीक है, समझ रहे हैं आप कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बिगर यूनिट बनाने के लिए टुगेदर आ जाते हैं और उनसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देते हैं. तो अंडर दिस ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट यूजुअली हैज़ इक्वल पावर्स. इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स होती हैं. लोकल गवर्नमेंट शायद इसमें डिफ़र करता है या नहीं करता है, ये कंट्री बाय कंट्री डिफ़र करता है और स्टेट बाय स्टेट भी डिफ़र करता है. इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पक्का होती हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट कभी कभार डिफ़र करता है. इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, अंडर दिस लार्ज कंट्रीज डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर्स बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट. वो क्या करते हैं, अपने कंट्रीज़ को, अपने पावर्स को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और स्टेट्स में. जैसे एक बड़ी स्टेट है तो वो उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू मोर एज द मोर पावरफुल. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. बेल्जियम की हम कहानी पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें उसकी कैपिटल की भी बात हो रही थी जो ब्रुसेल्स थी. ठीक है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप थोड़ा थॉरली रिवाइज करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये क्वेश्चन कभी भी स्किप मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. आपने क्वेश्चन बहुत बार देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थ्रू आउट थॉरली रीड करें तो आपको ये क्वेश्चन 50 to 20% आपको ये मिलेगा ही मिलेगा. तो फेडरलिज्म के फीचर क्या होते हैं पढ़ते हैं. फेडरलिज्म हैज़ द 2 or more levels of government that I already told you in a definition.
ओके, ये एक फीचर भी है उसका। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सिटीजन विथ इज ओन पावर इन लॉ, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनर। समझिए इस बात को कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो गवर्न करती हैं सिटीज़न को अपनी पावर्स में, ओन पावर इन लॉ, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर। यानी हर किसी का जो मैटर है वो एक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के पास एक कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, थोड़ा फील लेने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सिटीजन विद द पावर इन लॉ, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर। ओके, third is constitution sets of different levels of government. Constitution sets powers of different levels of government, यानी कोई भी एक्सेस यूज़ ऑफ पावर्स नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से डिफाइन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी कितनी पावर है और कितनी कितनी वो डिवाइड कर सकते हैं। ये सब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा हुआ है। सो एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटेड। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यही मैंने पॉइंट बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, जो एग्जिस्टेंस है, जो पावर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूटली गारंटेड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन इटसेल्फ। कोई भी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट अपने आप से डिसीज़न नहीं ले सकती। उसे सारी जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू लेकर उसको डिसीज़न को लेना पड़ेगा। फंडामेंटल सर्विस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस रिक्वायर प्रोविजंस ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है तो दैट इज़ नेसेसरी कि बोथ लेवल का जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिया जाए। ये एक फीचर है, की फीचर है फेडरलिज्म का। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट फीचर्स। नाउ प्रोसीड्स। कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हाई कोर्ट एक्ट एज अ अंपायर टू रिजॉल्व द डिप्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बोला है कि अगर अब मान लीजिए कहीं ना कहीं हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में झगड़े होते हैं, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, लोकल गवर्नमेंट के बीच में, तो क्या होता है, हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जो होता है वो एक अंपायर की तरह से, एक डिस्प्यूट की तरह से वर्क करता है कि जो डिस्प्यूट है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें वो वर्क करता है, यानी वो उसको डिसीजन वो लेने का राइट है। सोर्स ऑफ द इकोनॉमी फॉर ईच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड टू अवॉइड द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यानी सबको वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो जो गवर्नमेंट्स, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे प्रोविज़न बताए गए हैं, सारी की सारी चीज़ों को ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि कौन सी किस पावर को वो डिफाइन करेंगे। फेडरल सिस्टम हैड द टू ऑब्जेक्टिव टू सेफोग्रेट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द इकोनॉमी, एकोमोडेट रिलीजनल डाइवर्सिटी। ये प्लीज़ आप बहुत अच्छे से याद करिए। फेडरल सिस्टम हैज़ अ टू ऑब्जेक्टिव। 2020 का जो सैम्पल पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन था कि फेडरल सिस्टम हैज़ अ टू ऑब्जेक्टिव टू सेफोगेट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एकोमोडेट रिलीजन डाइवर्सिटी। वो एकोमोडेट रिलीजन डाइवर्सिटी यानी रिलीजन से जो भी डाइवर्सिटीज़ होती हैं उसको ख़त्म करना चाहता है, यूनिटी लाना चाहता है कंट्री में। सो लेट्स प्रोसीड। व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। क्यों, कैसे? तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया क्यों है एक फेडरल कंट्री? क्योंकि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियाज यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या मतलब कि जो फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इंडिया जो है वो फॉलो करती है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ये आपको मैं बता चुकी हूँ पहली वीडियोज़ में कि दोनों सेम होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायत या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, ऑल दी सेपरेट टायर एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन पावर। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा कि अगर आप कोई वो देखते होंगे, कोई सीरियल देखते होंगे, कोई भी आप कुछ देखते होंगे, तो उसमें अगर आपको पुलिस कंप्लेन करनी है, एफआईआर करनी है, तो एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन होता है। अगर वो आपको क्या बोलते हैं, ये हमारे एरिया में नहीं आता, ये केस हमारे एरिया में नहीं आता, तो यानी वो उनके एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, एरिया ऑफ कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स गवर्नमेंट, दस इट कंटेन 3 टायर्स। 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं इसमें, 3 टायर्स
ऑफ पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट्स लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है? जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग और कम्युनिटीज़ और करेंसी से लेके डिसीजन ले चुके। इसको मैं आपको आगे समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक यूनियन और स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। यूनियन लिस्ट क्या होता है बेटा? यूनियन लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जो फॉरेन, डिफेंस अफेयर्स, इन सब के रिलेटेड जो है वो लॉज बनाती है या फिर वो वर्क करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट, मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ पे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल उससे रिलेटेड लॉ पास कर सकती है। इसमें क्या है? द लिस्ट कंटेन 97 सब्जेक्ट्स। ठीक है, द लिस्ट इंक्लूडिंग कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों वर्क कर सके। ठीक है, बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज एंड दीज सब्जेक्ट्स। देयर आर 47 मेंबर्स। यहाँ पर स्टेट लिस्ट में लिखना भूल गई हूँ, लेकिन वो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो स्टेट लिस्ट को मैं आपको समझा देती हूँ। स्टेट लिस्ट क्या होती है बेटा? स्टेट लिस्ट आर द लिस्ट दैट आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए लॉज बनाती है, उसके लिए वर्क करती है, वो आपको पूरी तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, नाउ प्रोसीड द टॉपिक दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? आपको मैं हिंदी में इसका ओवरव्यू बता देती हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे हमारा लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर जो है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो अपनी कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देती है। ठीक है, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अ टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो स्टेट गवर्नमेंट। Thus there are the three tiers of government called the local government, transfer of powers from the central and the state government। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है कि transfer of powers from the central and the state government to the local government is called the decentralization. This is the reason for the decentralization, transfer of powers from the central to authority। इसको थोड़ा सा फील लेने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? क्योंकि दे आर डिफर फ्रॉम देयर पावर्स, यानी उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती। ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपल लेवल के पास इतनी पावर कहाँ से आएंगी? कहीं से भी नहीं आएंगी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्टेप्स लिए डिसेंट्रलाइजेशन से लेके इन 1992 कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेंज टू मेक द थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर मोर पावरफुल। थर्ड टायर इन लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा मोर पावरफुल बनाना चाहते थे। इंटर मैंडेटरी होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब बहुत इजी सा मतलब है कि मैंडेटरी हो गया, यानी बिल्कुल कंपलसरी हो गया कि आपको रेगुलर इलेक्शन लोकल लेवल पे भी कंडक्ट कराने हैं, जिससे जो वर्किंग वो है पार्टीज़, वो वर्किंग पार्टीज़ वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके और जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी प्रोग्रेस कर सके। Seats are reserved for the scheduled caste, STs, SCs and for the other backward classes OBCs। यानी इसमें भी ये तो बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है कि इसमें सीट्स जो है वो रिजर्व रहती हैं शेड्यूल्ड क्लास यानी SCs, SCs एंड OBCs के लिए। एटलीस्ट 1/3 सीट्स ऑफ ऑल द प्रोविजंस आर रिजर्व फॉर वुमेंस। वुमेंस के लिए भी यहाँ पे 1/3 सीट जो है वो फिक्स रहती हैं, रिजर्व रहती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन फॉर्म टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाई जाती है ताकि बहुत अच्छे लेवल पर पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करा सकें। स्टेट गवर्नमेंट शेयर मोर पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करती है। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द लोकल गवर्नमेंट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दिस चैप्टर इज completed. So thanks for watching this video. If you have any doubt in this particular chapter, you can know me down in the comment section. It's my duty to clear your all doubts because I am teaching you, so it's my responsibility to clear all your doubts. If you have any doubts, know me down in the comment section. Next video आपकी साइंस के ऊपर आएगी। अभी हम
उसमें जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं आप उसे चेक इट डाउन कर सकते हैं। मेरे चैनल को स्क्रॉल कर कर आराम से उसको देखिए, वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, please share it with your friends, subscribe to my channel, and I will complete it all the notes, so be aware for that. And I will complete it all the science syllabus, and I will complete all the social science syllabus on my channel throughout the year. If you want to learn, if you want to conduct all the classes, connect me all the classes, please subscribe to my channel. Until that, keep learning and keep going with me. Goodbye. Thank you.